हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया। तो जैसे डिस्कस किया था हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास में कि हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से सब कुछ समझना है। तो आई शेयर माई स्क्रीन, नोट्स खोलो और लिखना शुरू करो। तो हेडिंग है, टॉपिक का नाम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखो, मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँगा। जो भी हमारा डिस्कशन रहेगा, एग्जाम्पल्स है, इधर उधर की बातें हैं, तो आई विल यूज़ ब्लैक इंक। जो हमारे फेयर नोट्स है वो पूरे ब्लू में रहेंगे, एंड अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो रेड में हाईलाइटेड है। ठीक है। नाउ ये टॉपिक क्या बोलता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके हिसाब से मैं एक छोटा सा टाइमलाइन बनाता हूं। जीरो मतलब आज, ठीक है। वी आर स्टैंडिंग हियर टुडे, जीरो पे हम लोग हैं। फ्यूचर कैन बी एनीथिंग। अगर मैं लिख रहा हूँ वन, मतलब ये फर्स्ट ईयर है। अभी ये फर्स्ट ईयर क्या है? ये आज है, ये पूरा एक साल है, और ये वन मतलब ये फर्स्ट ईयर का एंड हो गया। ठीक है। अभी टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से वो बोलता है कि भाई जो मनी का वैल्यू है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, वो टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विथ टाइम। अभी चेंज तो ठीक है, समझ में आता है, बट चेंज मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही हमको समझना है। तो मैं आपको पूछता हूं, चलो आज अगर मेरे पास 500 रुपीज का एक नोट है, करेंसी नोट, 500 रुपये वाला अपना, अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं एक साल तक, ठीक है, एक साल के लिए 500 रुपये मैंने साइड में रख दिया, तो एक साल के बाद भी वो 500 रुपये का नोट तो 500 रुपये का ही रहेगा। तो ये चेंज हुआ क्या? क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से पैसेज ऑफ टाइम मतलब एक साल में वो 500 रुपये का वैल्यू चेंज होना चाहिए था, बट ये 500 रुपये का नोट तो 500 रुपये का ही रह गया। तो इसमें चेंज क्या हुआ? तो करेंसी तो चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका जो वैल्यू है, अब वैल्यू का मतलब क्या है समझेंगे, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है। तो आप बोलो कैसे चेंज हो जाएगा भाई वैल्यू? मैं आपको एक छोटा सा एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप कनेक्ट कर सको। सपोजिंग आपको 1 लाख रुपया आना है आज, यू हैव टू रिसीव 1 लाख रुपीज, ओके। एंड जो भी आपको देने वाला था वो क्या बोल रहा है? देखो, मैं आपको 1 लाख देने को रेडी हूं, बट मैं आपको एक साल के बाद 1 लाख रुपए दे दूंगा। मैं कब दूंगा आपको? आफ्टर 1 ईयर। तो ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली तो नहीं, प्रैक्टिकली, ठीक है, अपना बिजनेस माइंड लगा के बताओ कि विल यू बी ओके? ये ऐसे नहीं कि आपके पापा बोल रहे 1 साल के बाद दूंगा, ये कोई एक रैंडम पर्सन है जिसने आपने पैसा दिया था, आपको पैसा आना है, तो वो बोल रहा है कि भाई मैं आपको एक साल के बाद पैसा दूंगा। तो आप विल यू बी ओके विद दिस फैक्ट कि एक साल के बाद पैसा आ जाएगा? बोलो। या अगर इफ यू आर नॉट ओके, तो फिर आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? क्यों ओके नहीं हो आप? तो इसके थोड़े बहुत रीजंस है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्या हो सकता है? सपोजिंग आपको वो 1 लाख रुपया आज ही मिल जाए, अगर ये 1 लाख रुपया आपको आज ही मिल जाए, तो मे बी आप क्या कर रहे हो, आपको फोन खरीदने का मन है, खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए, या पता नहीं किसी और के लिए, तो आपको फोन खरीदना है। तो कौन सा लेंगे? चलो सैमसंग वाले सैमसंग ले लो, एप्पल वाले एप्पल ले लो, एक कोई भी एक फोन ले लेंगे। तो आज अगर आप जाओगे तो आपको वो फोन मिल जाएगा 1 लाख में। अमीर है भाई अपन, 1 लाख का फोन ले लिया आज। बट अगर आपको वो पैसा एक साल के बाद मिलेगा, तो यू टेल मी, यू विल हैव टू वेट फॉर 1 ईयर। तो एक साल के बाद अगर आपको सेम फोन चाहिए, ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि भाई फोन के मॉडल चेंज नहीं हो रहे, आपको वही वाला फोन चाहिए, बोला था किसी ने वही मॉडल चाहिए, तो अगर वही मॉडल आपको पैसा फोन चाहिए, तो बोलो एक साल के बाद क्या उसका प्राइस 1 लाख ही रहेगा? आज जो 1 लाख में मिला है, एक साल के बाद भी क्या 1 लाख में ही मिलेगा? जनरली हमको पता है कि भाई देर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है कि जनरली हर चीज का प्राइस, कमोडिटीज, गुड्स, सर्विसेज, हर चीज का प्राइस धीरे 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 बढ़ते रहता है।
है ना। जैसे जब मैं छोटा था, एक एक ब्रेड का पैकेट मैं लेके आता था 24 रुपीज़ में, 24 में। धीरे 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 वो 26 हुआ, फिर 30 रुपये हो गया। आज आपको पता है हालत क्या होगी। आज तो एक ब्रेड का पैकेट लेने गए तो परसों 6 महीने पहले 50 रुपये मिल रहा था और अभी इट इज़ 55 रुपीज़। तो 5-10 रुपये तो ऐसे ही बढ़ रहे हैं रैंडमली। तो आज, और आप सुनते ही हो सोशल मीडिया पे, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन। तो महंगाई बढ़ रही है, चलो ठीक है। तो अब 1 साल के बाद वही फ़ोन 1,05,000 का हो गया। तो विल यू बी ओके अगर वो बोलेगा कि भाई मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा? आपको ये खटकेगा ना कि भाई जब सब कुछ महंगा हो रहा है, तो अगर तू मेरे को 1 साल के बाद पैसा देगा तो एक काम कर भाई, तू दे 1 साल के बाद, बट मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए। किस बात का कॉम्पनसेशन? इन्फ्लेशन। भाई सब कुछ 5% बढ़ रहा है, तो एक काम कर, एक आफ्टर 1 ईयर यू गिव मी 1,05,000, तो आई एम ओके। ठीक है, कोई भी सेंसिबल पर्सन ऐसे ही डील करेगा। चलो ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए मेरे को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेशन। एक बार के लिए अज्यूम कर लो कि भाई इन्फ्लेशन जीरो है। बहुत इकोनॉमीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बार इन्फ्लेशन क्या हो जाता है? जीरो। मतलब आज जो 1 लाख में मिल रहा है, 1 साल के बाद भी 1 लाख रुपए में ही मिलेगा। तो अज्यूमिंग कि हमारे देश में भी इन्फ्लेशन जीरो हो गया, महंगा ही नहीं है, तो फिर विल यू बी ओके कि भाई 1 साल के बाद आके पैसा दे दे? बोलो। तो मे बी कुछ दूसरा थॉट प्रोसेस आ रहा होगा आपके पास कि अगर मैं बैंक में जाके आज 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दूं और अगर बैंक वाला मुझे 6% इंटरेस्ट दे रहा है, तो 1 साल के बाद वो पैसा 1,06,000 हो जाएगा ना। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया मेरा। आज अगर 1 लाख मिलता तो मैं 1 साल के बाद उसको 1,06,000 बन जाता, तो मैं 6,000 कमाने वाला था। वो अब मैं 6,000 नहीं कमा सकूंगा। क्यों? क्योंकि वो 1 साल के बाद पैसा दे रहा है। तो वापस ये जो मेरा लॉस हो रहा है, मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, 1 साल के बाद दे दे, कॉम्पनसेट कर दे मेरे को। कितना? 6,000 से कॉम्पनसेट कर दे, मतलब 6%। ठीक है, आप बोल रहे हो कॉम्पनसेशन दे दो 6% का। ओके, तो एक रीजन हो गया था हमारा इन्फ्लेशन। दूसरा रीजन हो गया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब बहुत बार क्या हो जाता है थोड़े कंट्रीज में, जैसे जापान एंड ऑल ऑफ दोज कंट्रीज, वहां पे इंटरेस्ट रेट भी सपोजिंग जीरो है। मतलब अगर आप बैंक में जाओगे और बोलोगे आई विल गिव यू 1 लाख रुपीज, बैंक बोलेगा ठीक है 1 लाख तो ले लेगा, 1 साल के बाद आपको 1 लाख ही पलटा के देगा। आपका तो कुछ मिला ही नहीं आपको। तो अगर वैसा सिचुएशन है कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी जीरो और इंटरेस्ट रेट भी जीरो, तब क्या आप 1 लाख 1 साल के बाद एक्सेप्ट करने को रेडी हो? तो अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैं तो मना कर दूँ। मैं बोला नहीं भाई, 1 लाख आज ही दे दे। क्यों? अगर मेरे को आज 1 लाख रुपया मिल गया तो आई कैन यूज दैट 1 लाख रुपीज फॉर कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? मेरे को फोन चाहिए, मैं फोन ले लूंगा। 1 साल के लिए मैं वो फोन यूज तो कर सकता हूँ। मेरे को किसी को गिफ्ट करना है, मैं गिफ्ट कर दूंगा। 1 साल के लिए काम तो चलेगा मेरा। तो आई कैन यूज द मनी, आई कैन कंज्यूम द मनी। बट अगर वो मेरे को 1 साल के बाद देगा तो फिर मैं आई कैन नॉट कंज्यूम द मनी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं बेसिकली सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। अगर मैं वो 1 लाख आज यूज नहीं कर रहा हूँ, 1 साल के बाद मिलेगा, तो 1 साल के लिए मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ पैसे को यूज करना। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए ही होगा। और लास्ट सबसे बड़ा फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वो है कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हो 1 साल के बाद दोगे पैसा। फ्यूचर किसने देखा है? 1 साल के बाद पता नहीं क्या हो जाए, देगा नहीं देगा, रहेगा नहीं रहेगा, एनीथिंग कैन हैपन। तो इसीलिए रिस्क बढ़ जाता है मेरा। किस बात का रिस्क? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब वो शायद पैसा देगा ही नहीं, खत्म। तो रिस्क के वजह से मेरे को कब चाहिए पैसा? आज चाहिए। बट अगर इफ यू नो दैट पर्सन और आपको लगता है चलो भाई ये शायद डिफॉल्ट तो नहीं करेगा बट रिस्क तो फिर भी है, रिस्क तो फिर भी है, तो आप क्या डिमांड करोगे? ठीक है, आई एम रेडी, 1 साल के बाद तू मेरे को 1 लाख रुपए दे दे। बट आप इसको कॉम्पनसेशन को मेजर करोगे कि अगर इन्फ्लेशन है, अगर सपोजिंग 4% इन्फ्लेशन है, तो मेरे को 4% तो चाहिए। अगर बैंक वाला 6% दे रहा है तो मेरा ये लॉस हो रहा है, तो मेरे को 6% तो चाहिए। जनरली ये जो बैंक का 6% रहता है ना, उसमें ये इन्फ्लेशन आ जाएगा। ठीक है, आप देखोगे जो बैंक के रेट रहते हैं जनरली इन्फ्लेशन जितना ही देते हैं वो लोग आपको, तो ये इन्फ्लेशन भी इसमें आ गया। और क्योंकि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ पैसों का यूज़ करना, तो सपोजिंग 2% एक्स्ट्रा उसके लिए चाहिए मेरे को, तो 8%। रिस्क बहुत बड़ा फैक्टर है। अब रिस्क डिपेंड करेगा कौन है सामने वाला। इन्फ्लेशन तो सबके लिए सेम है,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी ऑल्सो सबके लिए सेम है, सैक्रिफाइस अपनी अपनी मर्जी। बट ये जो रिस्क है, अब सामने वाला अगर कोई नॉन पर्सन है तो मे बी आप रिस्क के लिए भी सिर्फ 2% लोगे, तो आप उसको बोलोगे चलो भाई 10% एक्स्ट्रा दे दे, 1 साल के बाद तू पैसा दे दे, बट यू हैव टू गिव मी 1,10,000। बट अगर आपको लगता है रिस्क बहुत ज़्यादा है, पहले उसने किसी का पैसा लेके डुबा दिया, तो आप क्या बोलेगे, रिस्क 2% से काम नहीं चलेगा, अब तू मेरे को 7% चाहिए कॉम्पनसेशन रिस्क के लिए, तो टोटल कितना हो गया 8 + 7, 15% मेरे को चाहिए। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि भाई पैसों का जो कीमत है, द वैल्यू ऑफ मनी, अब यू टेल मी, इज द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजिंग विद टाइम या द वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीजिंग विद टाइम? बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का 1,00,000 रुपया फ्यूचर में जाके उसका वैल्यू कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो आज का 1,00,000 रुपया फ्यूचर में जाके, आज का 1,00,000 रुपया 1,00,000 टुडे, फ्यूचर में जाके इसका वर्थ, इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। आज जो मैं 1,00,000 में खरीद सकता हूं, कल मुझे सेम चीज खरीदने के लिए 1,05,000 रुपए चाहिए, तो पैसों का वैल्यू कम हो गया ना। आज जो 1,00,000 में मिल सकता था वो में नहीं मिल रहा है, तो पैसों का वैल्यू फ्यूचर में जाते जाते कम होते जाता है। क्योंकि इसका वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉम्पनसेशन, इसका वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। आज का 1,00,000 फ्यूचर में तो कम हो रहा है, अगर उसको मेरे को मेंटेन करना है सेम लेवल पे, तो मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कॉम्पनसेशन करा 10%, तो मेरे को फ्यूचर में कितना मिलेगा, 1,10,000 मिलेगा। अभी समझो ये व्हाट इज 1,10,000, ये 1,10,000 इज इक्विवेलेंट टू 1,00,000 ऑफ टुडे। आज का 1,00,000 और फ्यूचर का 1,10,000 इक्विवेलेंट है। आज का 1,00,000 और कल का 1,00,000, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो कैसे भी कम ही होने वाला है। बट क्योंकि वो कम हो रहा है, मेरे को कुछ कॉम्पनसेशन चाहिए। वो कॉम्पनसेशन मिलने के बाद में फ्यूचर का 1,10,000 और आज का 1,00,000 इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और ये जो इंटरेस्ट रेट हमने निकाला 10%, ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सबका सैक्रिफाइस का कॉम्पनसेशन कोई अलग डिमांड करेगा, सबके लिए रिस्क अलग रहेगा। तो ये जो हमने अभी ये 10% 15% निकाला है, दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल पर्सन। कंपनी अगर कर रहा है तो कंपनी के लिए भी ये हर बार अलग रहेगा, हर कंपनी के लिए अलग रहेगा। तो ये कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं है। इन्फ्लेशन एक बार के लिए स्टैंडर्ड हो सकता है, बट ये जो कॉम्पनसेशन मैं पूछ रहा हूँ, अब इसकी कॉम्पनसेशन कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब हम जो इंटरेस्ट सुनते हैं, ये इंटरेस्ट क्या है, ये इंटरेस्ट है कॉम्पनसेशन। ये इंटरेस्ट क्यों दे रहे हैं मेरे को लोग, क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है पैसे का, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखो हमारे नोट्स, आपको पता है, यू हैव टू राइट दिस डाउन। द वैल्यू और वर्थ ऑफ मनी चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ मनी इज मोर टुडे, आज का वैल्यू हमेशा ज़्यादा है, देन इन फ्यूचर फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है, इन्फ्लेशन, अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट, सैक्रिफाइसिंग एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। द कॉम्पनसेशन फॉर दिस चेंज, ये कॉम्पनसेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कॉम्पनसेशन या इंटरेस्ट है, दिस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, सबके लिए ये अलग अलग रहेगा, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड एज रिक्वायर्ड रेट। तो हम इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मेरा रिक्वायर्ड रेट 10% है, मतलब मेरे को टाइम के साथ जो मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए वो चाहिए 10%। अगर आपका 12% है, तो आपका कॉम्पनसेशन या टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12% है। तो ठीक है सर, हमने समझ लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। वैल्यू इज चेंजिंग विद टाइम, वैल्यू कम हो रहा है, आज का वैल्यू ज़्यादा है, दोनों को इक्वल बनाने के लिए मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए। चलो ये सब समझ गए, बट अभी ये समझ के हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, तो हमें क्या करना है अभी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने बोला था कि हमको इन्वेस्टिंग डिसीजन करना है, हमको फाइनेंसिंग डिसीजन करना है, और हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि भाई बस नेक्स्ट 3-4 दिन, 5 दिन, 1 महीने का डिसीजन है। वी आर टेकिंग डिसीजन फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, 4 साल, 5 साल, 10 साल। तो नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है, भाई फ्यूचर में ये 1,00,000 का वैल्यू कम हो जाएगा, जो 1 साल के बाद 1,00,000 मिलेगा उसका वैल्यू भी और फ्यूचर में कम हो जाएगा। तो जो फ्यूचर जाते जाते पैसों का वैल्यू कम हो रहा है, और मैं जो आज डिसीजन ले रहा हूँ वो फ्यूचर का ही डिसीजन ले रहा हूँ, 5 साल के बाद क्या हो सकता है, मैं जब फ्यूचर का डिसीजन ले रहा हूँ,
और मैंने बोला फ्यूचर में मैं पूरा एस्टिमेट करूंगा, यहाँ पे मेरा रेवेन्यू कितना आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, इधर रेवेन्यू कितना है, इधर कॉस्ट कितना आएगा। तो आज बैठ के जब मैं इतना फ्यूचर का डिस्कशन कर रहा हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि फ्यूचर में पैसे का वैल्यू गिरने वाला है, तो मेरे को ये दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा कि भाई मैं जब फ्यूचर का इवैल्यूएशन कर रहा हूँ तो वी हैव टू बी केयरफुल कि फ्यूचर में पैसों का वैल्यू कम हो जाएगा। आज जो 1 लाख में मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा, तो इसलिए मेरे को इवैल्यूएशन में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे। बट वाई इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम एक तो पैसों का डिसीजन ले रहे हैं और फ्यूचर में जा रहे हैं, इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिकम सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, तो अब मेरे को इसमें करना क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मेरे को सीखना क्या है? आज का वैल्यू कितना है, फ्यूचर का वैल्यू कितना है, बस मेरे को ये दो ही काम करना है। अगर मेरे को पता है आज का वैल्यू 1 लाख है, तो फ्यूचर में इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, आई हैव टू कैलकुलेट दैट। आज का अगर वैल्यू पता है तो फ्यूचर में इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, मेरे को वो सीखना है। कभी कभी मेरे को फ्यूचर का वैल्यू पता है, तो फ्यूचर का वैल्यू और आज का वैल्यू सेम नहीं है, ये हमने डिस्कस किया। तो अगर फ्यूचर का वैल्यू 1 लाख है तो उसका आज का वैल्यू कितना होना चाहिए, हमें वो डिस्कस करना है। तो बेसिकली वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में कैसे जाना है वो पता होना चाहिए। अगर कोई फ्यूचर का वैल्यू पता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आज का वैल्यू क्या है, वो मुझे आना चाहिए। तो हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव बस इतना ही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू एज बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम। ये हमें सीखना है। अब ये सीखने के लिए क्या है, देयर आर 2 टेक्निक्स, एक है कंपाउंडिंग अप्रोच और एक है डिस्काउंटिंग अप्रोच। कंपाउंडिंग का मतलब फ्यूचर में जाना, ठीक है, आज खड़े हैं फ्यूचर में जाना, उसको हम बोलेंगे कंपाउंडिंग। या फिर कंपाउंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट ऐड करना। और डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो गया, हम ऑलरेडी फ्यूचर में हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। ये आप लिख लो अभी के लिए, ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, बस लिख लो, वी विल डिस्कस वन बाय वन नाउ। अब बिफोर डिस्कसिंग थोड़े बेसिक टर्म्स है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर स्टार्टिंग ऑफिशियली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़े से बेसिक टर्म्स है। तो देखो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। आज ये टाइमलाइन है 01 मतलब फर्स्ट ईयर का एंड। तो सपोजिंग टुडे यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस, ठीक है, और आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10% पे, और 1 साल के बाद इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, कैलकुलेट करो सर। 1 लाख अगर आज इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 लाख पे 10% विल बी 10,000 रुपीज। तो जितना इन्वेस्ट किया उतना तो मिलेगा, तो टोटल मिला के कितना मिलेगा, 1,10,000। ये जो फ्यूचर का 1,10,000 आया, उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू। इसको हम बोलते हैं सिंपली फ्यूचर वैल्यू। तो इसमें व्हाट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, फ्यूचर का जो वैल्यू है उसमें हमेशा इंटरेस्ट एडेड है। फ्यूचर के वैल्यू में हमेशा इंटरेस्ट एडेड रहेगा। क्यों एडेड रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में जा रहा हूं तो मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए, वो कॉम्पनसेशन ही 10% है जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू में ये जो 1,10,000 है, जो फ्यूचर वैल्यू आया, इसमें हमेशा इंटरेस्ट रहेगा। तो सिंपल टर्म्स में फ्यूचर वैल्यू मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू, या फिर उसको कंपाउंडेड वैल्यू भी बोलते हैं। इट सिंपली मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू। तो आप लिखना है, फटाफट लिख लो। देन सेकेंड टर्म में ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, अभी सपोजिंग आपको फ्यूचर में 1,20,000 रुपए चाहिए, यू वॉन्ट टू रिसीव 1,20,000 आफ्टर 1 ईयर। मे बी आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, बैंक में इन्वेस्ट करना है, कहीं भी इन्वेस्ट करना है पैसा, बट आपको फ्यूचर में कितना बन जाना, फ्यूचर में दैट शुड बिकम 1,20,000। तो आपको फ्यूचर वैल्यू पता है कि मेरे को आगे जाके 1 साल के बाद 1,20,000 चाहिए, बट उसका आज का वैल्यू कितना है वो पता नहीं है। तो आज का वैल्यू जो है उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स कैन आई सिंपली से, अभी ऊपर बोला था कि फ्यूचर वैल्यू क्या है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट को माइनस कर दूं, इफ आई रिमूव इंटरेस्ट फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू, मेरे को क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसी पे बेस्ड है, हमारा पूरा सब्जेक्ट इसी पे बेस्ड है। फ्यूचर से जब मैं इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊंगा, प्रेजेंट में आ जाऊंगा, और प्रेजेंट से जब मैं इंटरेस्ट को ऐड करूंगा तो मैं कहाँ चले जाऊंगा, फ्यूचर में चले जाऊंगा। तो व्हाट वी रिसीव इन फ्यूचर, वी रिसीव विथ
इंटरेस्ट, मतलब फ्यूचर में हमेशा इंटरेस्ट है। रिमूविंग इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू एंड कैलकुलेटिंग प्रिंसिपल अमाउंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो दो टर्म्स हो गए, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अभी आप बोलो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट नहीं है, फ्यूचर वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो अगर मैं बोलूँ डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो दोनों का डिफरेंस तो इंटरेस्ट ही है ना। तो बस थर्ड पॉइंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट इंटरेस्ट। और अब ये जो इंटरेस्ट है, आपने बचपन में भी सीखा होगा, मैथ्स में, कोई और सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, एक है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, मेरे को इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट मेरे को प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अगर कोई इंटरेस्ट भी उसके अंदर है तो वो भी मिलेगा। तो लेट अस क्विकली डिस्कस व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एंड सिंपल इंटरेस्ट हम फॉलो नहीं करते फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, हम हमेशा कौन सा टाइप ऑफ इंटरेस्ट फॉलो करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वी फॉलो दिस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के ही ऊपर बेस्ड है। तो पहले फटाफट समझ लेते हैं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो ये छोटा सा एग्जांपल है, आज टुडे इफ यू गो टू अ बैंक, आपने बैंक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और बैंक आपको 5% इंटरेस्ट दे रहा है, और बैंक ने बोला कि मैं सिंपल इंटरेस्ट दे रहा हूं आपको, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5000, 1 लाख पे 5% इज 5000। सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फिर से 5000 ही मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। थर्ड ईयर पे भी कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5000 ही मिलेगा। अभी ये जो फर्स्ट ईयर में 5000 मिला आपको, अभी इफ यू वांट टू विड्रॉ दिस फ्रॉम द अकाउंट, ये आपका मर्जी है, आपको विड्रॉ नहीं करना है, आपको वो बैंक में ही छोड़ देना है 5000 को, तो भी आपका मर्जी है। बट आप बोलो अगर आप ये बैंक में रखते भी हो, इसका कोई फायदा है क्या, नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर में कोई इंटरेस्ट मिलेगा वो तो ये 1 लाख पे ही मिलेगा। तो ये 5000 अगर मैं बैंक में रख दूं एक और साल के लिए, मतलब मेरे अकाउंट में छोड़ दूं ऐसे ही 5000, तो वो तो लॉस हो गया ना मेरा, क्योंकि उस पर तो मेरे को कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आप जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको निकालो या मत निकालो, हमेशा जो नेक्स्ट इंटरेस्ट है वो हम इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। सो वेदर यू विड्रॉ 5000 और नो, ये 5000 ये 5000, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। अब इसका छोटा सा फॉर्मूला था, अगर आपको याद है, ये कैसे आता है, ये 5000 या फिर ये तीनों साल का इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला था पीटीआर, प्रिंसिपल मतलब 1 लाख रुपया इंटू टाइम, टाइम पीरियड मेरा कितना है 3 ईयर्स, इंटू रेट, रेट कितना है 5%। रेट को हमेशा हम डेसिमल्स में लेंगे, अगर 5% लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.05। तो जितने भी फॉर्मूले हैं हर जगह पे वी विल बी यूजिंग इंटरेस्ट इन डेसिमल फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आई विल डू 1 लाख इंटू 3 इंटू 0.05, तो मेरे को आएगा 15000। ये क्या है 15000, ये टोटल ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, ये छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेम एग्जाम्पल को इफ यू कंटिन्यू, कि भाई मैंने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया है 5% के लिए, तो फर्स्ट ईयर में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ये 0 हो गया और ये हो गया 1। फर्स्ट ईयर में मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1 लाख पे 5% मिलेगा 5000। अब देखो मैजिक क्या होता है, सेकेंड ईयर में जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा वो ये 1 लाख पे नहीं मिलेगा, 1 लाख प्लस जो फर्स्ट ईयर में 5000 मिला था ना, अब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, 1,05,000। अब मेरे को मिलेगा तो 5% इंटरेस्ट, बट ये 5% इज कैलकुलेटेड ऑन दिस 1,05,000, तो ये 1,05,000 के ऊपर यू कैलकुलेट 5%, आपको आएगा 5,250। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया 5250, प्लस अब बैलेंस कितना हो जाएगा अकाउंट में, 1,05,000 तो पहले ही था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 5250, तो टोटल हो गया 1,10,250। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, अकाउंट में कितना पैसा है 1,10,250, इस पे मेरे को वापस से मिलेगा 5%, विच विल बी 5512.5, और बैलेंस कितना हो जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर दूंगा तो टोटल अकाउंट में अब 3 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, 1,15,762। तो अब इसको आप ऊपर से कंपेयर करो, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा था 15,000, और मेरा 1 लाख लास्ट में वापस मिल जाता था 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया 1,15,000 मिल रहा है मेरे को, इफ द बैंक इज गिविंग मी सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर बैंक मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट करके दे रहा है तो कितना दे रहा है बैंक, 1,15,762, मतलब मेरे को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 762.5, दिस इज द एडिशनल रिटर्न आई एम गेटिंग।
क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट पे भी मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट मिल रहा था। इसको ही हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। बट यहाँ पे वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलो मेरे को, अगर ये मैं फर्स्ट ईयर बैंक तो दे रहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, बट अगर फर्स्ट ईयर में ये 5,000 जैसे ही मेरे को मिला, अगर ये मैं 5,000 बैंक से निकाल दूं, मेरे अकाउंट से ये 5,000 में निकाल दूं, तो फिर से अकाउंट में तो 1,00,000 ही बच गया। तो जो सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट आएगा वो फिर से 5,000 ही आएगा, क्योंकि अकाउंट में 1,00,000 है, उस पर 5,000 मिलेगा तो 5,000 ही मिलेगा। और टोटल कितना हो जाएगा? वापिस से फर्स्ट ईयर के बाद 1,05,000 हो गया। और अगर मैं सेकेंड ईयर का भी 5,000 विड्रॉ कर लूँ, फिर भी थर्ड ईयर में मेरे को क्या मिलेगा? फिर से 5,000 ही मिलेगा। तो कंपाउंडिंग कब काम करेगा? व्हेन यू डोंट विड्रॉ योर इंटरेस्ट अमाउंट। मतलब जो इंटरेस्ट मेरे को मिला फर्स्ट ईयर में, मैं उसको विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो इंटरेस्ट वहीं पे है, उसके बाद ही उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यू कैनॉट विड्रॉ द इंटरेस्ट अमाउंट इफ यू वांट टू अर्न कंपाउंड। अगर आपको उसको कंपाउंड बनाना है तो आपको यू कैनॉट विड्रॉ योर इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट निकालते ही वो क्या बन जाएगा? वो सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। सो विड्रॉइंग इंटरेस्ट विल मेक दिस सिंपल इंटरेस्ट। अभी ये जो हमने कैलकुलेट किया 1,15,762, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये फॉर्मूला कैसे बना वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट ये फॉर्मूला बहुत लोगों को पता है। इट इज नथिंग बट अमाउंट। अमाउंट मतलब ये जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पूरा मिला के जो अमाउंट है वो कैसे आएगा मेरे को? प्रिंसिपल इंटू 1 + r होल पावर n। ठीक है। अब r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बोला डेसिमल में लेना है, तो 5% मतलब वो क्या हो जाएगा? 0.05। और 0.05 में 1 को ऐड कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा 1.05। n इज नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे हम ईयर्स में देख रहे हैं तो ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गया, तो ये हो गया 3। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो 1.05 होल पावर 3 है, ये कुछ नहीं है, ये क्या है? 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05। बस ये 3 बार मैं इंटू करूंगा तो मेरे को वैल्यू आ जाएगा। और फिर ये 1,00,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को आंसर आ जाएगा 1,15,762। डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सिंपल एंड कंपाउंड मैंने आपको बता दिया। अब इसमें तो मेरे को पूरा इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट आया। सिर्फ इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? ये अमाउंट आ गया, इसमें से मेरा प्रिंसिपल 1,00,000 था, ये माइनस करो तो ये मेरे को आ गया इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द 3 years। वेरी सिंपल। नाउ एक लास्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो गया? देखो ये प्रेजेंट वैल्यू है। कंपाउंडिंग मतलब मैं इंटरेस्ट ऐड कर रहा हूँ और फ्यूचर में जा रहा हूँ। कंपाउंडिंग मतलब आई एम एडिंग इंटरेस्ट एंड गोइंग इनटू द फ्यूचर, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। मतलब एडिंग इंटरेस्ट, और कंपाउंडिंग अप्रोच इज यूज टू कैलकुलेट व्हाट? फ्यूचर वैल्यू। मेरे को प्रेजेंट मालूम है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट जोड़ना है और मैं कहाँ चले जाऊंगा? फ्यूचर वैल्यू में। तो अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंडिंग अप्रोच। अब डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर में से जब मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा? प्रेजेंट में। तो रिमूविंग इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग का मतलब सिंपली रिमूविंग इंटरेस्ट। और ये डिस्काउंटिंग अप्रोच हम कब कैलकुलेट करेंगे? जब मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। मेरे को फ्यूचर पता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो, मैं आ जाऊंगा प्रेजेंट पे। तो इतना सा हमारा टॉपिक है। तो नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस्ड व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ब्रीफ डिस्कशन कर लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, थोड़े से बेसिक टर्म समझ लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टार्ट हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। तो टॉपिक बाय टॉपिक कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैप्पी स्टडिंग।